हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। संजय कुमार। हम +2 के अंदर राजनीति विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। उसके अंदर हमारा जो संबंध चल रहा था वो भारत का नेपाल के साथ संबंध चल रहा था। भारत का नेपाल के साथ, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। भारत का नेपाल के साथ कुछ संबंध के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है आपका नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, या आप कह सकते हो इसकी ओर रुख। यानी नेपाल में लोकतंत्र की ओर रुख शुरू हो गया था। यानी देखो, भारत हमेशा यही चाहता था कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। वहाँ पर जो राणाशाही जो व्यवस्था चल रही है वो समाप्त होनी चाहिए। तो इसके बाद हम आगे जो टॉपिक आता है ये आता है कि लोकतंत्र की ओर लोकतंत्र की बहाली या लोकतंत्र की ओर जो रुख नेपाल का चल पड़ा था। तो हम बात करें नेपाल में जो 11 वर्षों, देखो मायावादी थे नेपाल के अंदर। मायावादी और नेपाल की सरकार के मध्य एक संघर्ष चल रहा था। यानी मायावादी ने विद्रोह कर रखा था, ये 11 वर्षों तक चला था। उसके बाद वहाँ की नेपाल की सरकार और माओवादियों के मध्य एक समझौता हो गया। यानी एक नेपाल में शांति स्थापित करने का एक समझौता हो गया। और जो माओवादियों का जो अपने विद्रोह चल रहा था वो 21 नवंबर 2006 को समाप्त हो गया। कब हुआ था? एक माओवादियों का विद्रोह है। मायावती और सरकार के मध्य समझौता हुआ नेपाल की। और 21 नवंबर 2006 को लगभग ये जो विद्रोह चला था वो 11 वर्ष तक चला था। और 21 नवंबर 2006 को क्या हुआ, इनके मध्य जो विवाद था वो समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों के मध्य समझौता हो गया। क्योंकि उनकी जो अंतरिम सरकार थी नेपाल की और माओवादियों के मध्य एक शांति समाप्त स्थापित करने के लिए एक समझौता कर दिया गया। भारत ने इसका बहुत बढ़िया समर्थन किया था, क्योंकि भारत को अच्छा लग रहा था कि क्योंकि भारत का मेन उद्देश्य यही तो था, शांति स्थापित करना। नेपाल में जो राणाशाही है, जो विद्रोह है वो चल रहा था। क्योंकि नेपाल में जो विद्रोह चल रहा था उसके भारत पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तो नेपाल को सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम पदार्थ जा रहा था वो भारत से जा रहा था, भारत से निर्यात किया जा रहा था। माओवादियों ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बंद कर दिया। और भारत को मजबूरन माओवादियों का साथ देना पड़ा। देखो, इससे नेपाल हमसे रुष्ट भी हुआ, नाराज भी हुआ भी, आप हमारे गृह युद्ध को प्रफुल्लित कर रहे हो या गृह युद्ध को प्रोत्साहित कर रहे हो। लेकिन भारत को मजबूरन माओवादियों को समर्थन देना पड़ा, क्योंकि उसने क्या कर दी, बॉर्डर बंद कर दी। ठीक है, इतना तेज संघर्ष था ये। फिर अगर बात करें नेपाल में विगत 240 वर्षों से जो राणाशाही चली आ रही थी वो लगभग 240 वर्षों तक चली आ रही थी नेपाल में। 240 वर्षों से जो राणाशाही चली आ रही थी वो समाप्त कर दी गई। और जो वहाँ का जो राणा था, जो महाराजा था, वो एक सामान्य नागरिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली कर दी गई। यानी लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, जो राणाशाही 240 वर्षों तक चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया 28 मई 2008 को। कब समाप्त किया गया था? राणाशाही को समाप्त किया गया था 28 मई 2000, यानी इस राणाशाही को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम बात करें, भारत के जो विदेश मंत्री थे वो जनवरी 2011 को नेपाल की यात्रा भी की थी। भारत के विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री ने 2011 को नेपाल की यात्रा की। ठीक है, जनवरी 2011 कह सकते हैं, जनवरी 2011। यानी देखो, जैसे इसके अंदर लोकतंत्र की बहाली हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, राणाशाही का अंत हुआ, 240 वर्षों तक तो ये परंपरा चली आ रही थी। इससे बाद क्या हुआ था, अधिक मतलब इसको समझौते को बढ़िया माना था। उसने सोचा इससे नेपाल में शांति स्थापित होगी, नेपाल की सुरक्षा स्थापित होगी। और क्योंकि भारत में भी लोकतंत्र है और नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना होगी, तो दोनों का संबंध बढ़िया हो जाएगा। जो भी विवाद चली आ रही है, जो भी कठिनाइयाँ चली आ रही है, समस्याएं, उसको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे समझौते के द्वारा, वार्ता के द्वारा। तो जब तक उसमें संघर्ष चल रहा था तब तक तो भारत का और नेपाल के साथ जो संबंध था वो बिगड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनको भारत को ऐसा लगा भी उन दोनों के मध्य समझौता हो गया, माओवादियों और वहाँ की अंतरिम सरकार के मध्य, तो अब क्या हो गया, तो राणाशाही समाप्त हो गई, तो अब भारत की राह खुल गई।
अब बात की राह खुल गई भी। अब बात को ऐसा लग रहा था भी अब नेपाल के साथ अच्छे तरीके से समझौता किया जा सकता है, जो विवाद या जो समस्या चली आ रही है मन दोनों के मध्य, तो समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये था मायावादियों का विद्रोह था। ठीक है, और नेपाल और सरकार के मध्य, दोनों के मध्य समझौता हुआ 21 नवंबर 2006 को। 240 वर्षों तक जो चली आ रही थी राणाशाही, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 28 मई 2008 को। और वहाँ पर किसकी स्थापना कर दी गई? लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। जो राणा थे, वहाँ के महाराजा थे, वो एक सामान्य नागरिक की तरह स्थापित हो गए। पहले तो उनका राज था, लेकिन जैसे ही समाप्त हुई, अब वो एक सामान्य नॉर्मल से व्यक्ति बन गए। ठीक है, जैसे देश में सामान्य नागरिक अलग होते हैं ना, तो होते हैं, उसी तरह वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं अपने नरेंद्र मोदी से संबंधित वर्तमान सरकार की। तो नेपाल व नरेंद्र मोदी, तो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री वर्तमान में। उन्होंने नेपाल के साथ संबंध सुधारने में क्या किया था, इसकी चर्चा करते हैं हम। ठीक है, तो उन्होंने नेपाल की यात्रा की 3 से 4 अगस्त 2014 को नेपाल आए थे वो। 3 से 4 अगस्त 2014 को नेपाल की यात्रा की थी, 2 दिवसीय। उन्होंने नेपाल गए थे, और वहाँ पर जो पशुपतिनाथ का एक मंदिर है, वहाँ भी गए थे। पशुपति नाथ का मंदिर। 3 से 4 अगस्त 2014 को वो नेपाल की यात्रा पर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद वो पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 2500 किलो तो चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी का उपहार दिया था। ठीक है, इस पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर, पशुपतिनाथ मंदिर गए थे वो, जब वो नेपाल गए थे 3 से 4 अगस्त 2014 को। और वहाँ पर 2500 किलो लकड़ी, चंदन की लकड़ी उपहार में। और साथ में काठमांडू दिल्ली जो यात्री बस सेवा है, काठमांडू से दिल्ली, साथ में उनका क्या संबंध था, क्या किया था उन्होंने, काठमांडू से दिल्ली एक यात्री बस सेवा। तो क्या नाम था इसका, इसका नाम था पशुपतिनाथ एक्सप्रेस, पशुपतिनाथ एक्सप्रेस। इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया था, इसका भी उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन किया था। मुझे ना बात, नरेंद्र मोदी जी 3 से 4 अगस्त 2014 को नेपाल की यात्रा पर रहे थे, और वो पशुपतिनाथ मंदिर भी गए थे। और पशुपतिनाथ मंदिर उन्होंने 25 किलो चंदन की लकड़ी उपहार में भी दी थी। और एक काठमांडू दिल्ली यात्री बस सेवा का उद्घाटन किया था, जो किसके नाम से उद्घाटन किया था, वो किया था पशुपतिनाथ एक्सप्रेस के रूप में इनका उद्घाटन किया था, या उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और नेपाल सेना के उंट, यानी नेपाल सेना के लिए उन्होंने कुछ एक उपहार दिया था, हेलीकॉप्टर, जिसे हम बोलते हैं मारक थल्ट, मारक तृतीय, मारक। ये क्या है, एक हेलीकॉप्टर। ठीक? ये एक हल्का विमान है, बिल्कुल हल्का विमान है ये। क्या किया था, नेपाल को सौंपा गया था। क्या ये भी मोदी जी ने किया था, अभी नेपाल को उनकी जो सैनिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, उनको जो सेना को उन्नत करने के लिए एक हल्का हेलीकॉप्टर भी, मारक द्वितीय, मारक तृतीय, ठीक है, उस नेपाल को सौंपा गया था। ये भी मोदी जी के द्वारा किया गया था। और 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में एक भूकंप आया था। 25 अप्रैल 2015, 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में एक भूकंप आया था। देखो, आपको इतने डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिनांक इतना याद नहीं करना, आपको तो मेन समझ को देखना है। ये तो आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में दिया है, इसलिए पूरा आपको करवाना पड़ता है। वैसे इतनी तारीख नहीं पूछी जाती है आपसे, ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, उसमें तो पूछ लिया जाता है। सीधा तो आपको सीधा याद करना है, इसके साथ कैसे, कब, ये याद रखना भी कब गए थे, 3 से 4 अगस्त 2014 को गए थे। तो काठमांडू दिल्ली बस सेवा है, ठीक है, उसको पशुपतिनाथ एक्सप्रेस के रूप में उसको हरी झंडी दिखाई गई थी, उसको रवाना किया गया था। एक हल्का हेलीकॉप्टर भी उपहार में दिया गया था उनको, मारक तृतीय। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नेपाल में एक भूकंप आया था 25 अप्रैल 2015 को। इसके अंदर ऑपरेशन मैत्री चलाया था भारत ने, चलाया था ऑपरेशन मैत्री। यानी ऑपरेशन मैत्री के तहत क्या किया गया था, नेपाल को सबसे पहले भारत ने सहायता दी थी।
क्योंकि नेपाल के अंदर भूकंप आया था, इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था नेपाल का। वहाँ के लोगों को खाने तक की व्यवस्था, उनको पीने के पानी की व्यवस्था भारत ने सबसे पहले इसको शुरुआत की थी सहायता के लिए। तो 25 अप्रैल 2015 को आया था और भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था उनकी सहायता के लिए, उनके लोगों की सहायता के लिए। उनको खाने की व्यवस्था, दवा वगैरह, उनको पीने के पानी उनको उपलब्ध कराया गया था भारत के द्वारा सबसे पहले। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि उनके साथ जो संबंध है वो सुधारा जा सके, के साथ संबंध जो विवाद चले आ रहे हैं उनको निपटारा किया जा सके। तो आप ये याद रखोगे नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया था। 2014 में यात्रा की, पशुपतिनाथ मंदिर में 25 किलो चंदन की लकड़ी उपहार में दी, ठीक है। और पशुपतिनाथ एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, काठमांडू दिल्ली से जो बस सेवा चलाई गई थी। उसके बाद आप कहोगे 25 अप्रैल 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था, उसके लिए उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मैत्री चलाया था। और वहाँ के लोगों की, वहाँ के दवा, वहाँ की जो टोटल जो खाने पीने की व्यवस्था थी वो टोटल किसने की थी? भारत ने। यानी सबसे पहले भारत आगे आया था ऐसा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए नेपाल। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इससे संबंधित टॉपिक की, एक मारक 3 हेलीकॉप्टर भी सौंपा गया था, जो हल्का विमान है, जो सैनिकों के लिए था, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ की कमी, तो नेपाल में देखो एक पेट्रोलियम से संबंधित एक समझौता हुआ था, इसे हम बोलते हैं नेपाल पेट्रोल चीन समझौता। के बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद समझौता, जो नेपाल और चीन के मध्य हुआ था, पेट्रोलियम उत्पाद समझौता। देखो हुआ क्या, हमने भी बात की थी, माओवादियों ने जब आंदोलन किया था तो उन्होंने क्या किया? भारत की बॉर्डर को बंद कर दिया था। यानी भारत से जो सप्लाई हो रही थी पेट्रोलियम पदार्थ की, उसमें कमी आ गई थी। अब वो पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल में नहीं पहुंच रहा था, इसके कारण नेपाल के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। इसी कारण नेपाल का रुख चीन की तरफ चला गया, क्योंकि पहले तो वो बाहर से ले रहा था पेट्रोलियम पदार्थ, वहाँ से सप्लाई हो रही थी। उसकी सप्लाई में जैसे ही कमी आई तो नेपाल ने किसकी ओर रुख किया? चीन की ओर। और चीन के साथ एक समझौता किया 28 अक्टूबर 2015 को, 28 अक्टूबर 2015 को, 28 अक्टूबर 2015 को नेपाल ने क्या किया? चीन के साथ समझौता, इसे बोलते हैं पेट्रो चाइना समझौता, कहते हैं पेट्रो चाइना समझौता। नहीं, टोटल ये 2 समझौते हुए थे, ठीक है? यानी नेपाल और चीन के मध्य पेट्रोलियम उत्पाद समझौता हुआ था, वो हुआ था 28 अक्टूबर 2015 को, यानी पेट्रो चाइना समझौता। इसका रीजन यही था क्योंकि बाहर से जो सप्लाई हो रही थी वो कमी आ गई थी, सप्लाई कम हो चुकी थी, इतनी नेपाल की जितनी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी उतने से। तो नेपाल ने क्या किया? अपना रुख चीन की तरफ कर लिया और चीन के साथ समझौता किया पेट्रोलियम पदार्थ के लेने के लिए। और चीन ने ऐसा वादा भी किया, समझौता भी किया, अभी हम नेपाल की जो आवश्यकता है पेट्रोलियम पदार्थ की, वो हम उपलब्ध करवाएंगे। तो वो कौन सा समझौता हुआ था? पेट्रो चाइना समझौता हुआ था, ठीक है। पेट्रो चाइना समझौता 28 अक्टूबर 2015 को हुआ था। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें इससे संबंधित, एक आपका टॉपिक आता है, देखो इसमें मधेसी आंदोलन और बाद नेपाल संबंध। मधेसी आंदोलन और भारत नेपाल, देखो हमने इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की भी थी मधेसी के बारे में, ठीक है। मधेसी एक क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है? ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने अपने संविधान का तो निर्माण किया, नेपाल ने अपना संविधान बनाया था बिना भारत के मतलब सलाह मशवरा थे, आप कह सकते हो बिना सलाह के, भारत के बिना सलाह के। यानी भारत से उन्होंने कोई सलाह नहीं ली और अपना संविधान को निर्मित कर दिया। लेकिन वो संविधान था, वो एक भेदभावपूर्ण संविधान था। यानी वहाँ पर मदेशियों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई थी, किसी प्रकार से उनके समर्थन में कोई कानून नहीं बना था, टोटल उनके भेदभावपूर्ण था, टोटल उनके विरोध कानून बनाए गए थे। जो भी संविधान में बातें रखी गई थी, वो विदेशियों को किसी प्रकार की सहायता की चर्चा नहीं हुई थी, क्यों? वो पिछड़ा हुआ था। इसी कारण विदेशियों में क्या हुआ? आक्रोश पैदा हुआ, उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, यानी क्रांति कर दी। इसके कारण भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि भारत तो समानता चाहता था, भारत तो ये चाहता था पूरे विश्व में समानता होनी चाहिए।
लेकिन इन्होंने जो भेदभावपूर्ण जो संविधान लागू किया था, तो भारत को विदेशियों का सहायता देनी पड़ी। भारत ने विदेशियों को सहायता दी, उनके क्रांति आंदोलन में सहयोग किया ताकि वहाँ पर समानता स्थापित की जा सके। इसी कारण भारत और नेपाल संबंध भी क्या हो चुके थे, बिगड़ चुके थे। ठीक है, और विदेशी ऐसी क्रांति शुरू की, तो उन्होंने एक मुख्य मांग यही रखी भी हमें समानता चाहिए, जो भी संविधान बने वो समानता युक्त बने, हमें भी क्या देना चाहिए, सरकार के द्वारा सुविधा प्रदान कराई जानी चाहिए, हमारा भी विकास होना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। एक क्या हुआ था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और सरकार ने इनके साथ हमेशा ही भेदभाव किया था, और संविधान में भी स्पष्ट रूप से इनके साथ भेदभाव किया गया था। तब जाकर उन्होंने आंदोलन शुरू, ठीक है, और भारत ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इसके कारण भारत और नेपाल के संबंध और अधिक बिगड़ चुके थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी मांगे उठाने लग गए, और धीरे धीरे फिर संविधान बना था, वो समानतापूर्ण संविधान बना था, यानी विदेशियों को भी अधिकार दिया गया था, विदेशियों को भी स्वतंत्रता दी गई थी, उनके भी विकास की व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करें। आगे हम जो पढ़े, भारत व नेपाल के मध्य 9 समझौते, यानी भारत और नेपाल के मध्य 9 समझौते हुए थे, वो क्या थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ये फरवरी 2016 के अंदर केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा नेपाल के थे, उन्होंने भारत की यात्रा की थी, उन्होंने भारत की यात्रा की थी फरवरी 2016 में। कब की थी केपी शर्मा ने, फरवरी 2016 में भारत की यात्रा, यानी वो भारत पर आए, भारत में आए थे। और पहले ये विदेशी, या आप कह सकते हो ये पहली, केपी शर्मा ओली थे ना, इनकी पहली यात्रा थी, यानी जब भी वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहली यात्रा भारत की थी उनकी। नहीं, पहले वो भारत में ही आए थे स्टार्टिंग के अंदर, और टोटल 9 समझौते हुए थे। कितने समझौते हुए थे, 9 समझौते। अब 9 समझौते हुए क्या थे, हुई थी वार्ता थी, भी नेपाल के विकास की बात कही गई थी। उसमें एक सबसे मुख्य समझौता एक ये भी था कि नेपाल की तराई में, नेपाल की जो एक तराई क्षेत्र था, कोई विदेशी वाला, उसमें 518 किलोमीटर की टोटल 17 सड़कें बनानी थी, यानी भारत का पैसा यहाँ पर क्या होना था, निवेश होना था, इन्वेस्ट होना था। 518 किलोमीटर की 17 सड़कें बनाना भी इसके अंदर एक समझौता शामिल था। ठीक है, यानी ये जो 9 समझौते थे, उसमें 9 समझौते में एक समझौता ये भी था कि भारत क्या करेगा, नेपाल की तराई क्षेत्र में 518 किलोमीटर की टोटल 17 सड़कों का निर्माण है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत का सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो नेपाल में ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा भारत जो पैसा खर्च कर रहा है वो नेपाल में कर रहा है, क्योंकि भारत नेपाल के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक की। नेपाल की भावी रणनीति, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भी नेपाल की भावी यानी भविष्य की रणनीति क्या है, देखो हमने पढ़ा था 23 जुलाई 1950 को, याद आ रहा है आपको, 23 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के मध्य एक संधि हुई थी। अब भारत तो कहता है इन संधि के शर्तों के अनुसार चला जाए, लेकिन नेपाल उसको अनबी कर रहा है, उसके साथ अनुसार नहीं चल रहा नेपाल का। जो नियम जो सिद्धांत रखे गए उनका विरोध किया जा रहा है नेपाल के द्वारा। अब नेपाल ये कहता है भी जो भी हम अपना कार्य करेंगे, जो भी हम अपने मित्र हैं, हमारे दुश्मन को डिसाइड करेंगे, हमें जो अपने देश के विकास की हमें बात करनी है वो हम खुद करेंगे, भारत इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं करेगा। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नेपाल को सबसे ज़्यादा जो खतरा था, सबसे ज़्यादा संकेत था, वो भारत की तरफ से ही था। नहीं, भारत से तरफ से वो ज़्यादा संकेत था, भारत से ज़्यादा उसको खतरा महसूस हो रहा था, और 1971 के बाद तो उनको बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हुआ। तो उनको ऐसा लगा कि भारत जो 1965 में भारत था ना, जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, वो वैसा भारत नहीं रहा, उसके अंदर वो एक शक्तिशाली भारत बन चुका है। ठीक है, इसी कारण वो चीन की तरफ रुख अपना रहा है, चीन की तरफ भाग रहा है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि समदूरी सिद्धांत को अपनाना चाहता है, लेकिन भारत इसका विरोध करता है। वो समदूरी सिद्धांत को अपनाकर चीन से भी सहायता लेना चाहता है, क्योंकि नेपाल ये चाहता है कि उसको चीन से भी सहायता मिले और भारत से भी सहायता मिले, इसलिए वो समदूरी यानी दोनों के समान दूरी बनाकर रखना चाहता है।
लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत कहता है सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ ही संबंध बना सकता है, जो भी समझौता हो वो मेरे साथ ही होगा। चीन के साथ समझौते को वो क्या करता है, विरोध। जैसे हमने पढ़ा था पेट्रो चाइना समझौता हुआ था, तो भारत ने बहुत अधिक विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि वो नेपाल चीन की तरफ रुख कर रहे हैं। और आपको एक बता देता हूँ, हमारे तो जितने पड़ोसी देश है ना, वो सारे के सारे चीन की तरफ रुख कर रहे हैं। चीन अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है, चाहे वो नेपाल हम पढ़ रहे हैं, सभी के अंदर चीन अपना रुख, क्योंकि चीन एक माला बनाना चाहता है जो भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। चीन इनके प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, भारत इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भावी रणनीति में वो एक बात और कहता है नेपाल कि जो नेपाल 1950 में था, उसके वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी है, वो परिस्थिति नेपाल की नहीं रही। तो 1950 में हमने संधि की थी ना भारत के साथ, वो नेपाल की परिस्थितियां अलग थी, और वर्तमान में नेपाल की वो परिस्थितियां नहीं रही। अब ये परिस्थितियां बदल चुकी है, तो उनको भी क्या है, अपने सिद्धांतों को बदलने की आवश्यकता है, और वो अपने सिद्धांत बदल सकता है, अपने नियम कानून जो पहले थे उसको वो चेंज करेगा। उसको इतनी बात की आवश्यकता नहीं है, तो बात इतनी ज़्यादा उसके कार्यों में दखलंदाजी न करें। यानी नेपाल खुद अपनी व्यवस्था को संभालना चाहता है, और वो चीन के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहता है, ठीक है। ये है इसकी भावी रणनीति, क्योंकि चीन नेपाल यही कहता है कि जो पहले की परिस्थिति थी वो वर्तमान में परिस्थितियाँ, ठीक है। भाई स्टूडेंट, हमने भारत का पाकिस्तान के साथ जो मेन संबंध था, जो उनके साथ युद्ध हुआ था 1947 के अंदर में पढ़ा था, जो तो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने कबालियों के बेस में युद्ध किया था, ठीक है। यानी कश्मीर विवाद था, वो एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा बना हुआ था, और वो अभी तक चला आ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था 1965 का कच्छ के रण को लेकर युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसके में जो समझौता हुआ था वो ताशकंद समझौता हुआ था सोवियत संघ की मध्यस्थता के द्वारा। तो उस समय सोवियत संघ का जो प्रधानमंत्री था वो कोसिगिन था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 1971-72 के अंदर युद्ध हुआ था, उसके अंदर बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1972 को। और उसके बाद जो समझौता हुआ था वो शिमला समझौता हुआ था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य हुआ था। और ताशकंद समझौता हुआ था, वो हमारे उस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। उसके बाद हमने आगे भी चर्चा की भी पाकिस्तान के साथ जो मेन विवाद है, जैसे हमने सीमा विवाद, कश्मीर विवाद, जल विवाद, शरणार्थी विवाद, यानी भारत विभाजन के समय से ही कुछ विवाद चले आ रहे हैं, कुछ विवाद बाद में पैदा हुए। कुछ विवाद तो थे भारत विभाजन के समय, जब हम स्वतंत्र हुए थे ना, उसी समय कुछ समस्याएं पैदा हो चुकी थी। कुछ विवाद बाद में पैदा हुए जो पाकिस्तान के, क्योंकि पड़ोसी होते हैं तो विवाद तो होंगे ना थोड़े बहुत, तो ठीक है। कश्मीर विवाद के अंदर मुख्य हमने मुद्दा पड़ा था, और कश्मीर विवाद का ध्यान रखना, इसके लिए अलग से एक आर्टिकल धारा बनाई गई थी, धारा 370, तो वर्तमान में तोड़ दी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और अब क्या है, अब जो हमारा वो पहले अभिनंग था, उसका संविधान भी अलग था, झंडा अलग था, टोटल क्रिया प्रक्रिया अलग थी। अब उसको एक ही उसका संविधान को समाप्त कर दिया गया है। अब वो हमारा जो एक संविधान है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जो अपने श्रीनगर है उसको, कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित है। वर्तमान में हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पहले 7 थे, अब 9 हो चुके हैं, क्योंकि 2 और जुड़ चुके हैं। धारा 370 को तोड़ दी, ये तो उनको विशेष सुविधा दी जाती थी, इन्हें विशेष राज्य का जो इसको दर्जा प्राप्त था। उसके बाद हमने भारत और चीन के मध्य के संबंध को पढ़ा था, चीन के मैत्री की बात की थी। 1962 में चीन ने जो अचानक भारत पर आक्रमण किया था उसकी चर्चा हमने की थी। 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य, उसकी भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद हम बात करें तो और भी हमने इससे संबंधित चर्चा की थी, जैसे सीमा विवाद की बात की थी। तो सीमा विवाद भारत और नेपाल के मध्य जो मैकमोहन रेखा है उसका, चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का विवाद चला रहा है, क्योंकि चीन उसको वास्तविक रेखा नहीं मानता। चीन कहता है जो ये रेखा है ये गलत तरीके से बनाई गई है, और मेरा क्षेत्र कुछ भारत के अंदर भी चला, क्योंकि चीन एक साम्राज्यवादी देश है। क्योंकि मैंने वैसे ही कहा था आपको, जो साम्यवादी देश होते हैं वो सारे साम्राज्यवादी देश। चीन ने हिमालय क्षेत्र के अंदर भी बहुत से क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। चीन ने वहाँ पर अपनी सड़कें बना रहा है, सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, ठीक है। इससे भारत को क्या हो रहा है, भारत इससे शंकित है, भारत को ऐसा लग रहा है भी ये सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, कुछ ना कुछ, यानी भारत पर इसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
तो भारत को ऐसा लग रहा है कि कभी भी चीन जब 1962 में अचानक आक्रमण कर सकता है, इतने मित्र थे हम, तो ये और भी कर सकता है इससे कार्रवाई, जो पहले की थी वो कार्रवाई और भी कर सकता है। और अपने ये पढ़ा था दलाई लामा तिब्बत का जो प्रभुत्व स्थापित किया था चीन के द्वारा, भारत ने इसकी परमिशन दी थी। और 1956 से लेके 1959 यानी मध्य खंपा क्षेत्र था तिब्बत का, वहाँ पर क्या हुआ था, चीन की सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। चीन की सरकार के विरुद्ध विद्रोह होने के कारण चीन ने उसका दमन किया था उस विद्रोह का। इसके कारण वो जो दलाई लामा और अपने जो समर्थक थे उनको लेकर भारत के अंदर शरण ली थी 1959 के अंदर, और चीन ने उसको शत्रुतापूर्ण व्यवहार माना और 1962 में क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण। ठीक है। और पहले हमारे अच्छा मित्र थे, लेकिन उसके बाद थोड़े हमारे विचारों में खटास पैदा हुई, कुछ आपस में जो विवाद थे वो चल पड़े। ठीक है? उसके बाद हम बात करें, उसके बाद चीन के साथ समझौते भी हुए थे, वार्ता भी हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जैसे टोई मिशन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन गए थे 1979 के अंदर, पढ़ा था ना 1979 के अंदर उन्होंने चीन की यात्रा की, उसको जो नाम दिया गया था वो टोही मिशन दिया गया था। उसके बाद हम बात और नेपाल के संबंध के अंदर पढ़ रहे हैं, तो नेपाल की हमने चर्चा की थी, बफर स्टेट के रूप में काम करता है चीन और नेपाल के मध्य। तो पृथ्वी नारायण शाह ने कहा भी था भी ये दो चट्टानों के मध्य एक खिला हुआ फूल है, दो चट्टानों के मध्य एक खिले हुए फूल के समान है नेपाल है। ठीक है? और नेपाल के साथ जो हमारे अच्छे संबंध थे, और भारत अच्छे संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि भारत चाहता है जो नेपाल का, क्योंकि देखो पहले था तिब्बत, लेकिन जैसे ही तिब्बत पर प्रभुत्व हुआ चीन का, ऐसी स्थिति में नेपाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्थापित होने का नेपाल अब चीन और भारत के लिए, दोनों लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और भारत चाहता है भी नेपाल का हमेशा जो संबंध हो वो सिर्फ भारत के साथ और चीन के साथ न हो, लेकिन नेपाल चाहता है भी उसका दोनों के साथ संबंध हो, तो चीन के साथ भी समझौता करे और भारत के साथ भी समझौता करे। भारत ऐसा सहन नहीं करता, भारत इसका हमेशा ही विरोध करता है नेपाल का। और यहाँ तक आ गया था, हमने पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, फिर नेहरू ने ये कहा था भी चीन के ऊपर जो कोई हमला होता है उसको हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि चीन पर, नेपाल पर हमला, हम पर हमला एक ही माना जाएगा। अगर नेपाल में अशांति पैदा होती है, नेपाल में अगर कोई विद्रोह करता है या नेपाल में कोई आक्रमण करता है, नेपाल के साथ युद्ध करता है, इसका मतलब वो भारत के ऊपर आक्रमण है, और भारत कभी इसको सहन नहीं करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यही बात कही थी कि नेपाल की शांति और सुरक्षा भारत की शांति और सुरक्षा, नेपाल के मित्र हमारे मित्र हैं और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु। यानी कहने का मतलब है हमने नेपाल के साथ इतने संबंध बना लिए थे, नेपाल हमारे लिए महत्वपूर्ण भी बहुत था, क्योंकि एक बफर स्टेट है ये, और जो बफर स्टेट होते हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, दो शक्तिशाली देशों के मध्य पाया जाता है ये। इसके कारण इनका विकास भी बहुत होता है, क्योंकि ये दोनों से क्या करते हैं, सहायता प्राप्त करते हैं दोनों, उसको अपने आधिपत्य में लेने के लिए या अपने समर्थन में लेने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं। भारत बहुत ज़्यादा पैसा निवेश कर रहा है नेपाल में, उधर चीन भी क्या कर रहा है, समझौता करके पैसा निवेश कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, ताकि नेपाल हमारी तरफ हो जाए। ठीक है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है, कुछ संगठनों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। अब हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो है क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन। और क्षेत्रीय संगठन में एक तो पढ़ोगे आप आसियान, और एक पढ़ोगे आप सार्क। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रीय संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होते, क्षेत्रीय होते हैं। आसियान में सार्क यानी एक क्षेत्र विशेष होता है, उसको मिलाकर वो क्या कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। ये एक बात आए तो ये असैनिक संगठन होते हैं। क्या होते हैं, असैनिक संगठन। देखो सैनिक संगठन तो वही थे जो शीत युद्ध के दौरान थे, शीत युद्ध के दौरान उन्होंने पढ़ा था, अमेरिका ने तो सिंटो, ठीक है, और तो अपने और भी इसके अंदर एक दो उन्होंने बनाए थे, और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट, ये ये क्या थे, ये वो सैनिक संगठन थे, यानी शीत युद्ध के दौरान जो संगठन बनाए गए थे वो सैनिक संगठन थे। लेकिन जो ये क्षेत्रीय संगठन थे वो असैनिक संगठन थे, सैनिक संगठन नहीं थे। उनका मकसद क्या था, अपने क्षेत्र का विकास करना था, क्योंकि वो क्या हुए थे, एक तो अविकसित क्षेत्र थे, पिछड़े हुए क्षेत्र थे,
जैसे हम आसियान को बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। आसियान को क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ भी जो दक्षिण और पूर्व के अंदर जो एशियाई क्षेत्र है उनका एक संघ बनाया गया था। इनका एक संघ, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्रिटेन का इसमें पराभव हो चुका था, यानी ब्रिटेन का इसके अंदर प्रभुत्व था एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, ठीक है। और जैसे ब्रिटेन का प्रभुत्व समाप्त हुआ तो एक शून्य शक्ति शून्य क्षेत्र हो गया ये, यानी अब किसी की इसके अंदर शक्ति नहीं रही। शक्ति शून्य क्षेत्र हो गया। उधर चीन के अंदर 1949 के अंदर क्या हो चुकी थी? साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी। तो चीन इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, अपनी विचारधारा फैलाना चाहता था, क्योंकि साम्यवादी क्रांति हुई थी और वो साम्यवादी विचारधारा को इस क्षेत्र में फैलाना चाहता, क्योंकि वो शक्ति शून्य था, क्योंकि ब्रिटेन का प्रभाव था वो समाप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था ब्रिटेन का प्रभुत्व। वो शक्ति शून्य हो गया, यानी किसी का अधिकार नहीं है, किसी की विचारधारा नहीं है। तो चीन अपनी विचारधारा फैलाना चाहता था, साम्यवादी विचारधारा फैलाना चाहता था। उधर अमेरिका साम्यवाद का विरोध करता था और वो पूंजीवादी विचारधारा फैलाना चाहता था। ऐसी स्थिति में क्या होगी? इन विचारधाराओं में होड़ पैदा हो गई, कंपटीशन हो गया। अब वो चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अमेरिका अपना करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बात सोची, ये देश थे, उन्होंने कहा था भी अगर हम किसी महाशक्ति के अधीन जाते हैं, अगर हम किसी विचारधारा को अपनाते हैं, चाहे वो साम्यवादी विचारधारा है चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले से ही पिछड़े हुए, हम और गुलाम हो जाएंगे, हम उनके अधीन हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? आपस में समझौता किया। जो विकासशील देश थे उन्होंने आपस में समझौता करके क्या किया? अपना विकास करना उचित समझा। उन्होंने कहा था भी न तो हम चीन से सहायता लेंगे, उनके साथ समझौते में शामिल होंगे, न अमेरिका से सहायता लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? हम अपने मिलकर ही क्या करेंगे? समझौता करेंगे। इसके अंदर हाँ एक सॉरी भूल गया था मैं, सिंटो नाटो, ये नाटो मुख्य संगठन था अमेरिका का। उन्होंने ये कहा भी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ ने कहा था भी हम मिलकर ही क्या करेंगे? आपस में मिलकर ही क्या करेंगे? अपना विकास करेंगे, आपस में मिलकर अपना विकास, आपस में मिलकर हम अपना विकास कर लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो अगर चीन के प्रभुत्व में चले जाएं, हम तो पहले किसी के अधीन थे, या अमेरिका के प्रभुत्व में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमारी विकट जो हमारा पिछड़ापन है, हमारा शोषण हुआ है, वो फिर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने मिलकर दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई क्षेत्र थे, उन्होंने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ बना लिया, और संगठन बनाकर अपना विकास करना, आपस में सहयोग करना शुरू कर दिया। और इसको क्या कहा जाता है? आसियान क्या कहा जाता है? आसियान। हम क्या बोलते हैं? पूरी फॉर्म क्या होती है इसकी? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। अब इसके बारे में हम और चर्चा कर ले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संघ था। ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो इसकी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया ये। 1939 से लेकर 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है ना, और उसके बाद इसकी महत्वता बढ़ चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये शक्ति शून्य क्षेत्र में आ चुका था, ये आज़ाद हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे, ठीक है। इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ चुका था। और हम एक और बात करें, इसका जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है ना, वो एक उपजाऊपन लिए हुए है, इनकी भूमि उपजाऊ है, उपजाऊ युक्त है, यानी वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है इसको। क्योंकि इससे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है? चावल पैदा होते हैं, क्योंकि उपजाऊपन है, इसकी भूमि है, भूमि अधिक उपजाऊ होने का कारण इसको क्या कहता है? एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। और ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? अगर बात करें तो चीन के दक्षिण के और भारतीय जो महाद्वीप उपमहाद्वीप है उसके पूर्व में जो क्षेत्र आते हैं उसे बोलते हैं हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। चीन के तो दक्षिण में और भारत के उपमहाद्वीप के पूर्व में जो क्षेत्र आते हैं उसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र। जो देश है वो इसी क्षेत्र में आते हैं, चीन के दक्षिण में और भारत के उपमहाद्वीप के पूर्व वाले क्षेत्र इसी क्षेत्र में या इसी देशों में शामिल। इसको हम क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहा जाता है। जो आसियान संगठन है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और स्टार्ट में 5 देश शामिल थे इसमें, यानी 5 देशों ने मिलकर
8 अगस्त 1967 को क्या की थी, आसियान की स्थापना की थी। और आसियान का मुख्यालय है वो जकार्ता में है, जकार्ता, इंडोनेशिया। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसके अंदर टोटल देश जो स्टार्टिंग वैसे 10 देश है वर्तमान में। तो हम बात करते हैं जब 1967 में इसकी स्थापना हुई थी तब कितने देश थे, तो 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 8 अगस्त 1967 को। तो 5 देश कौन कौन से थे, हम बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस, है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ये 5 देशों ने मिलकर 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना। के बाद ब्रुनई वगैरह देश भी, और भी देश थे, वो मिलते गए। इसके अंदर टोटल वर्तमान में 10 देश है, ठीक है, आसियान के। तो आसियान के उद्देश्य भी हम पढ़ेंगे। अब उद्देश्य की बात आए आसियान के, तो उद्देश्य सभी जानते हैं कि उन्होंने स्थापना ही क्यों की, अपने विकास के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा था भी हम आपस में मिलकर ही अपने विकास करेंगे, हम किसी बड़ी शक्ति के अधीन नहीं जाएंगे, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चीन है, चाहे कोई भी बड़ी शक्ति है उसके अधीन हम, ब्रिटेन है उसके अधीन हम वापस से नहीं जाएंगे, बल्कि जो भी विकास करेंगे वो हम खुद करेंगे। हम आपस में मिलकर ही क्या कर लेंगे, अपना विकास कर लेंगे। जिसकी हमें आवश्यकता है उससे ले लेंगे, उसको आवश्यकता है वो हम दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आसियान के उद्देश्य वगैरह, आसियान के बाकी जो देश है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास में इतना ही, थैंक यू।